हेलो दोस्तों, मैं अमृता राम लोमरोड रीड सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर संस्कृत में वर्ण विचार से शुरुआत की थी और जिसके अंदर हमने वर्ण विचार से संबंधित सामान्य जानकारी पढ़ी थी, यानी संस्कृत की सामान्य जानकारी पढ़ी थी। त्रिमुनियों के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने मासुस सूत्रों के बारे में बात की थी। 14 मासुस सूत्रों के बारे में पढ़ा था और उसके बाद किस प्रकार मासुस सूत्रों से सूत्रों का निर्माण होता है उसके बारे में बातें की थी और सामान्य उसके बारे में जानकारी की बात की थी। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वर्ण विचार, यानी वर्ण विचार से शुरुआत आज हमें करते हैं। पिछली कक्षा के अंदर हमने मासुस सूत्रों के बारे में पढ़ा। आगे हम बात करते हैं वर्ण विचार की। तो दोस्तों, संस्कृत के अंदर वर्ण कितने होते हैं? संस्कृत के अंदर आपको पूछे कि वर्ण कितने होते हैं तो संस्कृत के अंदर दोस्तों वर्ण 46 होते हैं। यानी संस्कृत के अंदर वर्ण कितने होते हैं? 46 होते हैं। इन वर्णों को दो भागों के अंदर बांटा गया है। यानी इन वर्णों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? दो भागों के अंदर बांटा गया है, जिसके अंदर पहला है अच। अच जिसे क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और 2 नंबर है हल, जिसे क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। यानी दोस्तों, अच की हम बात करते हैं तो हमने कल पिछली कक्षा के अंदर बात की थी। पहला वर्ण था हमारा ए और अंतिम वर्ण है हमारा च। यानी पहला वर्ण की शुरुआत ए की हमारे पहले मासुस सूत्र से होती है और ये च है जो आधा है और ये चौथे मासुस सूत्र के अंतिम में आता है। तो हम कह सकते हैं एक से लगा करके 4 मासुस सूत्रों तक कौन कौन आते हैं? अच आते हैं, यानी स्वर आते हैं। आगे की हम दोस्तों बात करते हैं हल की। तो हल के अंदर क्या होता है किस मासुस सूत्र के अंदर पहले आता है? वो पहले आता है 5वें मासुस सूत्र के अंदर और ले किसके अंतिम में आता है? तो 14वें मासुस सूत्र के अंतिम में आता है। यानी 5 से लेकर के 14 तक जितने भी मासुस सूत्र हैं वो हल है, यानी वो क्या है? व्यंजन है। तो दोस्तों, ये थी बात मासुस सूत्रों के आधार पर इनके कौन कौन से मासुस सूत्र हैं जो अच के अंदर आएंगे और कौन कौन से मासुस सूत्र हैं जो हल के अंदर आएंगे। इसकी तो हमने बात की। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इन अच के बारे में। तो ये अच मासुस सूत्रों के आधार पर अच होते हैं 9। यानी हमने पढ़ा था मासुस सूत्रों के आधार पर अच कितने होते हैं? 9 होते हैं, जिसके अंदर पहला मासुस सूत्र था ए ई उ। पहले मासुस सूत्र के अंदर तो ये आता है, अंतिम वर्ण को लेना नहीं हमें मासुस सूत्र के। और इसके बाद 2 नंबर मासुस सूत्र के अंदर हमने पढ़ा था री और री आता है। उसके बाद 3 में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर आई और छोटी आई और छोटा ओ आता है। 4 के अंदर हमने पढ़ा था बड़ी आई और बड़ा ओ आता है। यानी आपको अगर अच पूछा जाए कि अच कितने होते हैं तो वहां तो हमें यह बताने हैं कितने होते हैं? 9 होते हैं। और अगर दोस्तों सवरा संस्कृत के अंदर भी पूछ लिया जाता है सवरा संधि, यानी स्वर कितने होते हैं, यानी वह नाम अच न दे करके सवरा दे तो वहां कितने बताने आपको? 13 बताने हैं। 13 के अंदर कौन कौन से शामिल होंगे? तो दोस्तों हम बात करते हैं 13 के अंदर ए होगा ये और इसका दीर्घ रूप आ भी होगा, ई और ई का दीर्घ रूप बड़ी ई होगा, उ और उ का दीर्घ रूप देखिए आ जुड़ेगा इसके साथ, यानी बड़ी ई जुड़ेगी, बड़ा उ जुड़ेगा और री और आई, यानी कितने हो गए? 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, एक और री बड़ी। यानी संस्कृत के अंदर री बड़ी होती है, यानी यह री छोटी है और जिसके 2 अंटा होता है वो क्या होती है? यानी मान सकते हैं हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं जिसके 2 अंटा होता है वो क्या होती है? री बड़ी होती है। यानी 9 यह और 4 ये, कुल स्वर कितने हुए?
तेरा। दोस्तों ये बात कई बार कंफ्यूज करती है, वहां पूछ लेते हैं अच कितने होते हैं, हम अच का अर्थ क्या होता है, स्वर होता है, और पहला ही ऑप्शन 13 होता है, हम टिक करते हैं, वो गलत हो जाता है। आगे भी हमें देखना है, अच का पूछे तो 9 बताना है, और स्वर का पूछे तो 13 बताना है। तो ये थी बात दोस्तों अच और स्वर की। यानी कई किताबों के अंदर 9 मिलते हैं, जहाँ अच लिखा हुआ है वहाँ 9 मिलते हैं, और जहाँ स्वर लिखा है वहाँ 13 मिलते हैं। आगे की हम दोस्तों बात करते हैं। तो देखिए पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर कितने होते हैं। पाणिनि शिक्षा यानी पाणिनि के अंदर, पाणिनि ने जो नियम दिए हैं, जो स्वर और वर्ण का भेद किया है, स्वर और व्यंजन का भेद किया है, उसके अंदर पाणिनि शिक्षा के अंदर स्वर के भेद दिए हैं 21 या 22। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर कितने होते हैं, तो वहां हमें 21 या 22 बताने हैं। दोस्तों आगे हम व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। यानी हल कितने होते हैं, 33। दोस्तों इसमें हल और व्यंजन के अंदर कोई फर्क नहीं है, 33 ही होते हैं। जहाँ अच और स्वर की अलग अलग हुआ, इसी प्रकार यहाँ कोई अलग चीज नहीं है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी पाणिनि ने क्या किया, यानी पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार हल कितने होते हैं, हल होते हैं 42। यानी पाणिनि ने व्यंजन कितने बताए संस्कृत के अंदर, 42 बताए। और इन देखिए 13 और 33 को जोड़ते हैं हम तो कितने होते हैं 46 होते हैं। यानी वर्ण कितने 46 होते हैं। लेकिन पाणिनि शिक्षा के अनुसार अगर हम इसे जोड़ते हैं तो ये कितने होते हैं ये 63 और 64 होते हैं। अगर हमें पूछ लिया जाता है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर कितने होते हैं, तो 21 या 22 होते हैं। और पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजन कितने होते हैं, तो वह 42 होते हैं। और पाणिनि शिक्षा के अनुसार अगर हमें वर्ण पूछ लिया जाता है तो वह 63 या 64 होंगे। तो दोस्तों ये थी स्वर और व्यंजन की संख्या के बारे में बात की थी। यानी हल कितने होते हैं 33। इन 33 हलों की हम आगे बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों स्वर के बारे में, यानी स्वर के भेदों के बारे में हम बातें करेंगे। ये दोस्तों अच और स्वर वाला आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अच तो मासु सूत्रों के आधार पर पूछा जाता है, और स्वर पूछा जाता है संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तो वह 13 बताना है। और अच पूछ लिया जाता है तो अच हमें मासु सूत्रों के आधार पर बताना है, और मासु सूत्रों के अंदर 9 होते हैं। आगे की हम बात करते हैं किसकी, स्वर की। यानी 1 नंबर वर्ण के भेद की स्वर की बात करते हैं। स्वर की संख्या की बात हमने कर ली, इसे कहा जाता है अच। इसके बाद हम स्वर के भेद की बात करते हैं। तो स्वर के भेद होते हैं संस्कृत के अंदर, स्वर के भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं संस्कृत के अंदर स्वर के। इन 3 भेदों की हम बात करते हैं। यानी ये स्वर किसके उच्चारण के समय के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ये भेद किसका है, उच्चारण समय के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर। यानी जो हम ये भेद पढ़ेंगे 3, ये किसके आधार पर है, उच्चारण समय के आधार पर। दोस्तों यह हमें परिभाषा का ध्यान नहीं रखना है, परिभाषा बिल्कुल नहीं पूछी जाती है। सीधा पूछा जाता है कि ये वर्ण ह्रस्व का है, ऋस्व का है, या दीर्घ का है, या प्लुत का है। इस प्रकार हमें परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों पहला भेद है इसका हरिस्व। क्या है, हरिस्व। हरिस्व इस दोस्तों हरिस्व को मूल स्वर भी कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं 2 नंबर की। तो 2 नंबर में दोस्तों है दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है। और 3 नंबर की हम बात करते हैं तो यह है प्लुत स्वर है। दोस्तों इसकी परिभाषा की बात करते हैं
वह स्वर जिसके अंदर बोलने में सबसे कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ह्रस्व कहा जाता है। और दीर्घ स्वर की बात करते हैं, जिसे ह्रस्व से थोड़ा अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जिसके अंदर द्विव मात्रा यानी दो मात्रा बोलने का, जितनी हम दो मात्रा बोलते हैं उतना समय लगे तो वह दीर्घ होता है। और प्लुत के अंदर दीर्घ से अगर ज्यादा समय लगे तो वो प्लुत होता है, प्लुत स्वर होता है। और प्लुत स्वर हमेशा त्रिमात्रिक होता है, यानी तीन मात्रा बोलने के अंदर जितना समय लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। दोस्तों, इन परिभाषाओं की हम बात नहीं करेंगे, परिभाषाओं को याद करने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको तो याद रखना है कि ह्रस्व कितने होते हैं? ह्रस्व 5 होते हैं। यानी ह्रस्व की हम बात करते हैं तो कितने होते हैं? 5। तो 5 कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, छोटी री और लरी। दोस्तों, हमने वहां पढ़ा था, यानी स्वर के अंदर, यानी ये लरी थी, इस लरी का दीर्घ मासिक सूत्रों के अंदर हमने पढ़ा था पहले कि इस लरी का दीर्घ रूप संस्कृत में नहीं होता है। जिस प्रकार हिंदी के अंदर री का दीर्घ रूप नहीं होता है, उसी प्रकार लरी का दीर्घ रूप संस्कृत में नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो आ होता है, बड़ा ई होता है, बड़ा ऊ होता है, बड़ा री होता है। यानी बड़े री के अंदर हम एक घंटा और लगा देंगे री के अंदर तो बड़ा री हो जाएगा। उसके बाद आई होता है, बड़ी आई होती है। यहाँ दोस्तों हमें मास सूत्रों के आधार पर ही लिखेंगे, क्योंकि इनका क्रम हमेशा मास सूत्रों के आधार पर ही चलता है। तो बड़ी आई और बड़ा ओ। दोस्तों, ये मासिक सूत्रों के अंदर हमने 3 और 4 के अंदर पढ़ा था कि इसका क्रम किस प्रकार होता है? आई, ओ और बड़ी आई और बड़ा ओ। यानी ये क्रम आपको याद रखना होगा, कहीं भी पूछ ले अगर एच मासिक सूत्रों के आधार पर आपको एच वर्ण के बारे में पूछ लिया जाता है तो क्रम आपको यह बताना है। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, ये 8 होते हैं, यानी दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 की हम जब बात करते हैं दोस्तों, तो इन चारों को क्या कहा जाता है? मिश्रित स्वर कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है? इसे मिश्रित स्वर कहा जाता है। यानी इसको क्या कहा जाता है? मिश्रित स्वर कहा जाता है। ए, ओ और बड़ी आई और बड़ा ओ, इन चारों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है? मिश्रित स्वर कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं प्लुत स्वर की। तो दोस्तों, हमने प्लुत स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के 9 होते हैं। यानी प्लुत स्वरों की संख्या क्या है? 9 होती है। 9 कौन कौन सी होती हैं? तो इसके अंदर हम बात करेंगे दोस्तों, इसका चिन्ह होता है दोस्तों, प्लुत स्वर का चिन्ह आपको ध्यान रखना है। यानी ये हिंदी का 3 होता है। क्या होता है? हिंदी का 3 होता है इसका चिन्ह। तो एक के साथ हम प्लुत स्वर लगाएंगे, यानी प्लुत स्वर का चिन्ह लगाएंगे। तो पहला प्लुत स्वर बना ए, यानी इसके अंदर जब हम ए को बोलते हैं तो 3 मात्रा का समय लगना चाहिए। तो हम इस ए को किस प्रकार बोलेंगे? इस प्रकार बोलेंगे। जैसे संस्कृत के अंदर शब्द होता है ओम, ओम, तो हम ओम को बोलते हैं ओम, इस प्रकार बोलते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं? ओ को 3 मात्रा के समय जितने तक हम ठहरे रहते हैं सिर्फ ओ पर। हिंदी के अंदर बिल्कुल इस प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। यानी पहला हमारा हो गया ऐ, और आगे की हम बात करते हैं तो यू, और आगे की बात करते हैं तो उ और री, आई, बड़ी आई
और बड़ा ओ। यानी दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं, यानी अच के पीछे ये प्लुत स्वर का चिन्ह लगता है और ये होती है इनकी संख्या 9। यानी अच, इन पहले दूसरे और तीसरे चौथे मास सूत्र के अंदर हमने पढ़ा था अच, यानी अच स्वर के पीछे क्या लगता है, ये ओ लगता है। तो ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक लिरी बच गया, क्या बचा, लिरी बच गया, ये लिरी, ये हो गए 9। और दोस्तों कई बार हम देखते हैं तो इस उच्चारण के आधार, ये उच्चारण समय के आधार पर स्वरों की संख्या पूछ ली जाती है। यानी क्या पूछ ली जाती है, उच्चारण समय के आधार पर स्वरों की संख्या। वहां दोस्तों ऑप्शन आ जाते हैं 11 15 18 22। यानी ये ऑप्शन ये आ जाते हैं 11 15 18 22 इस प्रकार के। यहाँ यानी उच्चारण समय के आधार पर स्वरों की संख्या, या न तो आपको 9 दिखाई दे रहा है और नहीं आपको 13 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ क्या करना है, यह संख्या, यह उत्तर होगा 22। ये किसके बारे में बोल रहे हैं, उच्चारण समय के आधार पर, यानी 5 इसके बारे में, 8 ये और 9 ये। यानी जब हम जोड़ेंगे 5 8 और 9 तो ये कितने होंगे, ये 22 होते हैं। इस प्रकार का दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसके अंदर हमें 22 करना है, न 9 करना है, न 13 करना है। आगे की हम दोस्तों बात करते हैं स्वर की बात थी, ये स्वरों के भेद हमने पढ़ लिए। 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व 5 होते हैं, दीर्घ 8 होते हैं और प्लुत स्वर 9 होते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों व्यंजन के बारे में। इसके बारे में, व्यंजन के बारे में। जब हम दोस्तों व्यंजन के बारे में करते हैं, यानी स्वर के 2 नंबर भेद के बारे में, वर्ण के 2 नंबर भेद के बारे में बात करते हैं, तो ये होते हैं 33। लेकिन पाणिनि क्या कहता है, ये होते हैं 42। ये 42 पाणिनि शिक्षा के अनुसार है। आगे इनके भेद की हम बात करते हैं, तो ये भेद होते हैं 6। यानी इसके भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 भेद कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इसके अंदर हम पढ़ते हैं 6 भेदों को। यह आपके 6 भेद, जिसके अंदर पहला होता है स्पर्श हल। यानी कौन सा होता है, स्पर्श हल, यानी स्पर्श व्यंजन होता है। इसके सूत्र की हम बात करते हैं दोस्तों, तो कार्यो मावसाना, कार्यो मावसाना स्पर्शा, स्पर्शा। यानी इसके सूत्र है, यानी स्पर्श कई बार पूछ लिया जाता है, कार्यो मावसाना स्पर्शा। यानी वह सूत्र के बारे में पूछ लिया जाता है, वहां ऑप्शन में आ जाता है स्पर्श है, उष्म है, अंतस्थ है या ज्या मूल्य है। तो इस प्रकार वहां हम करेंगे, ये स्पर्श का सूत्र है, ये सूत्र आपको याद रखना है। और इसके अंदर वर्णों की बात करते हैं हम, तो इसके अंदर वर्ण कितने आते हैं, व्यंजन कितने आते हैं, इसके अंदर 25 व्यंजन आते हैं। यानी दोस्तों स्पर्श हल के अंदर कितने व्यंजन आते हैं, यानी हल कितने आते हैं, 25 आते हैं। 25 कौन कौन, एक बात आपको याद रखना है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, उदित वर्ण भी कहा, उदित वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदित वर्ण भी कहा जाता है। यानी इस स्पर्श हल को क्या कहा जाता है, उदित वर्ण भी कहा जाता है। 25 कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों बात करते हैं के वर्ग, के वर्ग, चे वर्ग और टे वर्ग, ते वर्ग
और पे वर्ग। यानी हम यह दोस्तों बात करते हैं के वर्ग की, तो के वर्ग के अंदर आते हैं 5 और चे वर्ग के 5 और टे वर्ग के 5 और ते वर्ग के 5 और पे वर्ग के 5, कुल मिलाकर के ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। यानी के खे गे घे अड़े चे चे छे जे जे ये टे ठे डे डे अणे ते ते दे दे ने पे फे बे बे में। यानी ये कितने होते हैं? 25 होते हैं कुल। यानी के वर्ग के 5, चे वर्ग के 5, टे वर्ग के 5, ते वर्ग के 5 और पे वर्ग के 5। यानी स्पष्ट व्यंजन कितने होते हैं? 25 से होते हैं। और इसे कहा क्या जाता है? उदित वर्ण कहा जाता है। इसका सूत्र है कार्यो मावसाना स्पष्टा। यानी यह सूत्र आपको याद रखना है। 2 नंबर हम हल के भेद की बात करते हैं तो कौन सा होता है? हम यह बात करेंगे अंतस्थ हल। यानी अंतस्थ हल की हम जब बात करते हैं तो इसका सूत्र की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है दोस्तों यणो इष्टा। यानी क्या होता है? अणो दंत इष्टा। यानी अणोदंत इष्टा इसका सूत्र होता है। और इसके अंदर वर्ण आते हैं, वो कितने आते हैं? 4 व्यंजन आते हैं। यानी कितने आते हैं? 4 व्यंजन आते हैं। और 4 व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से आते हैं? ये वे रे और ले। यानी कौन कौन से आते हैं? ये वे रे और ले। दोस्तों यहाँ भी एक हमने मास सूत्रों के अंदर बात की थी इनके क्रम की। ये रे ले वे यानी वर्णमाला के आधार पर इनका क्रम यह है। और यह क्रम मास सूत्रों के आधार पर हमें संस्कृत में बिल्कुल नहीं करना है। कहीं भी पूछ दिया जाता है कि अंतस्थ वर्ण है और पहला ऑप्शन अगर ये आ जाए तो आप इसको सही नहीं करना है आपको, क्योंकि इसके अंदर क्या दिया है? मास सूत्रों के आधार पर वर्ण इनके क्रम को गलत दे दिया गया है। ये रे बाद में आता है और वे पहले आता है। इसलिए ये बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की है कि मास सूत्रों के आधार पर ये वे रे ले का क्रम क्या है। तो ये 4 होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर की। तो 3 नंबर की बात करते हैं तो उसमें हल होते हैं। उसमें हल यानी उसमें व्यंजन होते हैं। 3 नंबर में उसमें व्यंजन होते हैं। उसमें व्यंजन के सूत्र की बात करते हैं हम तो शैले उस्माने। यानी जब हम इसके सूत्र की बात करते हैं तो उसका सूत्र होता है शैले उस्माने। शैले उस्माने के अंदर क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ हम देखते हैं इसके अंदर भी कितने वर्ण होते हैं? 4 हल होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? तो यह से और है होता है। कौन कौन से होते हैं? से और है होते हैं। यानी हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों तो अंतस्थ व्यंजनों के अंदर कौन कौन सा मिश्र सूत्र आता है? तो 5 और 6 आता है। यानी 5 के अंदर आप है को छोड़ दीजिए, बाकी सारे वर्ण हैं जो इस अंतस्थ के अंदर आते हैं। और जब हम उसमें की बात करते हैं तो यह मास सूत्र 13 और 14 आता है। यानी 13 है से शुरुआत होती है और 14 है पर खत्म होता है। ले पर खत्म होता है, उससे पहले का वर्ण है। यानी अंतिम वर्ण को मास सूत्रों के अंदर गिना नहीं जाता है। ये बात थी हमारे 3 नंबर भेद की। हम 4 नंबर भेद की बात करते हैं तो होते हैं स्वतंत्र हल कह दो चाहे व्यंजन कह दो, एक ही बात है। तो हाँ हम यह बात करते हैं तो ये होते हैं स्वतंत्र हल 3 कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंदर बात करते हैं अक्षय त्रय और ज्ञ। कौन कौन से होते हैं? अक्षय त्रय और ज्ञ। ये इस अक्षय का निर्माण होता है के प्लस से और इस तरह का निर्माण हो रहा है ते प्लस
रे से त्रे का निर्माण होता है ते प्लस रे से, और इस ये का निर्माण होता है जे प्लस ये से। किससे होता है? जे प्लस ये से। यानी अक्षय त्रय इन तीनों को क्या कहा जाता है संस्कृत के अंदर? स्वतंत्र हल यानी स्वतंत्र व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। इनका निर्माण क प्लस से होता है, त प्लस रे से होता है, जे प्लस ए से होता है। इस प्रकार हम आगे की दोस्तों बात करते हैं इसके भेद नंबर कितने की? भेद नंबर इसका हो गया हमारा 5वां, जिसके अंदर क्या होता है? जी हाँ मूल्य, यानी भेद नंबर 5 जो है इसका हमारा जी हाँ मूल्य। जी हाँ मूल्य की बात करते हैं तो दोस्तों जी हाँ मूल्य होता है एक कौन सा होता है? क और ख। कौन सा होता है? क और ख। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि क और ख आप सोचते होंगे ये दो है, दो नहीं है, बिल्कुल इनको साथ में पढ़ा जाता है क ख, यानी इनको साथ में पढ़ा जाता है। इसलिए जीवा मूल्य कितने होते हैं? एक होता है। और आगे की बात हम करते हैं उपदैमनी उपदैमान्य, यानी हम बात करते हैं 6 नंबर भेद की। तो 6 नंबर भेद है उपदैमान्य, ये भी एक होता है। इसके अंदर आता है पे और फे, यानी पे फे, ये बिल्कुल एक है, अलग अलग दोस्तों। पे और फे अलग अलग नहीं है, ये पे एक है। इसलिए दोस्तों जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये कितने होते हैं? 33 होते हैं। इसकी बात की थी हमने दोस्तों व्यंजन के भेद की। व्यंजन के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला होता है स्पेशल, जिसे उदित वर्ण कहा जाता है, इसका सूत्र है कार्यो मासन स्पेशल, ये 25 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पे वर्ग। इसके बाद अंतरस्थल की बात की थी, इसका सूत्र है अनुदंड स्था, और ये 4 प्रकार के होते हैं, ये वे रे और ले। दोस्तों इनका क्रम याद रखना है। इसके अंदर सूत्र 5 और 6 आता है मास सूत्र। और उसके बाद उसमें हल की बात की थी, उसमें हल के अंदर आता है शेरे उस्मण है। ये 4 प्रकार के होते हैं, से है। इसके अंदर मास सूत्र 13 और 14 आते हैं। आगे हम बात करते हैं स्वतंत्र हल की। स्वतंत्र हल 3 प्रकार के होते हैं, अक्षय त्रय और ज्ञ। उसके बाद जीवा मूल्य की बात करते हैं, वो एक होता है कफ, और उपदैमानी की बात करते हैं तो वो होता है पफ, यानी वह भी एक होता है। ये थी दोस्तों हमारे व्यंजन के भेदों के बारे में बात की थी हमने। व्यंजन के 6 भेद हमने पढ़े थे, यानी 6 भेदों के अंदर कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से हल आते हैं, यानी व्यंजन आते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। दोस्तों हम आगे की बात करते हैं आगे की दोस्तों हम बात करते हैं कि अयोगवा, यानी अयोगवा कितने होते हैं। तो अयोगवा की बात करते हैं। अयोगवा दोस्तों आपको पूछ लिया जाता है कि अयोगवा कितने होते हैं। तो अयोगवा दोस्तों 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? तो हमारा पहला एक होता है अनुस्वार, यानी क्या होता है? अनुस्वार दोस्तों ये होता है, ये अनुस्वार होता है। उसके बाद 2 नंबर होता है हमारा विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग दोस्तों ये होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर की। तो एक तो इसके अंदर शामिल होता है जीवा मूल्य। जीवा मूल्य कितना होता है? अभी हमने पहले बात की थी कि जीवा मूल्य 1 होता है। उसके बाद उपदैमानी की बात की थी, उपदैमानीय की बात की थी। उपदैमानीय कितना होता है? यह भी 1 होता है, यानी जीवा मूल्य होता है क और ख, और उपदैमानीय होता है प और फ, यानी ये
इन चारों को क्या कहा जाता है दोस्तों? इन चारों को अयोगवा कहा जाता है। और अयोगवा कितने होते हैं? एक तो अनुस्वर होता है, एक विसर्ग होता है, एक ज्यामूल्य, एक उपधामनी, यानी कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। दोस्तों ये थी हमारी बात है स्वर और व्यंजन के बारे में। आज की क्लास में हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। इनकी परिभाषा आपको याद नहीं रखनी है, परिभाषा से कोई मतलब नहीं है। अगर पूछा जाएगा तो सीधा आपको पूछा जाएगा कि ये ग है जो किसका है, यानी स्पेस व्यंजन है। ग के बारे में पूछा तो स्पेस व्यंजन है, और अगर आ के बारे में पूछा तो आप बताएंगे ये दीर्घ स्वर है। इस प्रकार कोई वर्ण दे करके आपको पूछ लिया जाएगा कि ये किस प्रकार का है। इनके प्रकार पूछे जाएंगे, इनकी परिभाषा बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। एक आपको पाणिनि शिक्षा के आधार पर स्वर व्यंजन और वर्णों की संख्या याद रखनी है, और एक आपको ये स्पर्श अंतस्थ उसमें इसके सूत्र याद रखने हैं। तो दोस्तों हम कल बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद की, जैसे कंठीय तालव्य, इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों हम इस चैनल पर आपको संपूर्ण यानी पूर्ण संस्कृत की व्याकरण आपको उपलब्ध होगी। शब्द रूप, धातु रूप हमने पढ़ लिए, और आज हमने क्या पढ़ा? वर्ण विचार पढ़ा है। कल हमारा वर्ण विचार अगली क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।